स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6 और 7 मार्च का करंट अफेयर्स, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे में यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दरोगा, बैंक पीओ, क्लर्क जैसे एनडीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट आदि सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो 6 और 7 मार्च का करंट अफेयर्स है, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कि हाल ही में गिचिक नकाना नामक मछली की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है। तो हाल ही में गिचिक नकाना नामक मछली की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है। तो ऑप्शन 1 में केरल, ऑप्शन बी में पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन सी में अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी में है गुजरात। तो हाल ही में जो गिचिक नकाना नामक मछली की नई प्रजाति कहाँ खोजी की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो पूर्वोत्तर भारत में हाल ही में गिचिक नकाना नामक मछली की नई प्रजाति खोजी की गई है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो गिचिक नकाना जो एक नई आंधी मछली है, जो भूमिगत जल में रहने वाली एक मछली की प्रजाति है। यानी वो मछली क्या है, अंधी, ब्लाइंडनेस है, जो ब्लाइंड है। इसकी खोज भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के टीम द्वारा किया गया है। यह खोज जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और भूमिगत जल परिस्थितियों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में खोजा गया है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी खास क्या बात है मछली की, तो गिचिक नकाना एक नई प्रजाति के नए जीनस की मछली है, जिसका वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में से अलग किया गया है। यह मछली क्या है, भूमिगत जल में रहती है, न कि खुले पानी में नहीं रहती है। खुले पानी में नहीं रहती है, बल्कि भूमिगत जल में रहती है। यह बिल्कुल चमक रहित और गुफा जैसे क्षेत्रों में रहती है, और यह परिस्थितियों के अनुसार उसका विकास होता है। यह अनोखी विशेषता है, जिसमें इसके नेत्रहीन है, यानी अंधी मछली है, जो आंखें नहीं पाई जाती है, जिससे यह ट्रेगलोमोर्फिक लक्षण दिखाई देते हैं। यह शरीर पिगमेंट रहित और पारदर्शी सा है। इनके रक्त लाल रंग है और स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिससे प्रजाति खोपड़ी हड्डी के ऊपर हिस्सा पूरी तरह अनुपस्थित है। यानी इस प्रजाति में क्या होता है, खोपड़ी की हड्डी ऊपरी हिस्सा पूरी तरह नहीं है। मस्तिष्क सिर्फ त्वचा से ढका मिलता है, और अनोखा अनुकूल वैज्ञानिकों के खास अध्ययन के विषय में इसे खोज किया गया है। गिचिक नकाना की एक नई प्रजाति मछली, जो अंधी मछली है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि वर्ल्ड ओबेसिटी, यानी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026, विच कंट्री रैंक सेकेंड ग्लोबली इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अफेक्टेड बाय चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार बचपन में मोटापे यानी चाइल्डहुड ओबेसिटी से प्रभावित बच्चों की संख्या के मामलों में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान किस देश का है। तो ऑप्शन 1 में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में है चाइना, ऑप्शन सी में ब्राज़ील, ऑप्शन डी में है भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मोटापे में, जो बचपन में मोटापे में जो भारत का स्थान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का स्थान द्वितीय है। जो द्वितीय स्थान पर कौन है, तो भारत है। पहला कौन है, तो चाइना है, और थर्ड कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। 4 मार्च को मनाए जाने वाले वर्ल्ड ओबेसिटी डे के अवसर पर यह वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 में जारी किया गया है, जिसके अनुसार 2025 में भारत लगभग 14 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त है। यानी 14 मिलियन बच्चे भारत में मोटापे से ग्रस्त है, जो कुल मिलाकर लगभग 41 मिलियन बच्चे से अधिक वजन या मोटापे से प्रभावित हैं। इस आंकड़े के साथ भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन पहला स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका पीछे तीसरे स्थान पर आ गया है, जो बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का दर्शाता है, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत जो दूसरे स्थान पर है मोटापा बच्चों की। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो चीन जो
62 मिलियन है, भारत 41 मिलियन है और अमेरिका जो 27 मिलियन है। और ऑब्सिटी में बच्चों की संख्या क्या है तो 33 मिलियन है और भारत का 14 मिलियन है और यूएसए का 13 मिलियन है। तो टॉप रैंकिंग में। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। दी लैंसेट के अध्ययन के अनुसार 2050 तक भारत की कितनी आबादी अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश्ड इन द लैंसेट, हाउ मच ऑफ इंडिया पॉपुलेशन में बी ओवरवेट और ओबेस बाई 2050। तो ऑप्शन 1 में लगभग 1/4, ऑप्शन बी में लगभग आधा, ऑप्शन सी में लगभग 1/3, ऑप्शन डी में 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लगभग 1/3। जो लैंसेट के अध्ययन के अनुसार 2050 में भारत की आबादी कितनी हो जाएगी मोटापे या वजन में, लगभग 1/3 हो जाएगी, यानी नियर 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार 2050 में भारत के लगभग कितना हो जाएगा 1/3 आबादी, 45 करोड़ लगभग वजन, यानी ज़्यादा मोटे वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं, यानी 2050 तक 45 मिलियन हो जाएंगे। या बढ़ती जीवन शैली बदलाव, कम शारीरिक गतिविधि और अस्वास्थ्य के खान पान के कारण हो सकता है। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लगभग 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अंडर द रिसेंट यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, हाउ मच यूरेनियम विल द कनाडियन कंपनी केमिको सप्लाई टू इंडिया बिटवीन 2027 एंड 2035। भारत और कनाडा के बीच हुए हालिया यूरेनियम आपूर्ति समझौते के तहत कनाडाई कंपनी केमिको 2027 से 35 के बीच को कितना यूरेनियम आपूर्ति करेगा। तो भारत को कितना यूरेनियम आपूर्ति करेगा 2027 से 2035 तक कनाडा की कंपनी केमिको। तो ऑप्शन 1 में है 5,000 टन, ऑप्शन बी में है 7,500 टन, ऑप्शन सी में है 10,000 टन, ऑप्शन डी में है 15,000 टन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, लगभग 10,000 टन जो भारत कनाडा के बीच में यूरेनियम आपूर्ति के समझौता हुआ है, जिसके तहत कनाडाई कंपनी केमिको भारत को 2027 से 35 तक यूरेनियम आपूर्ति करेगा। 10,000 टन यूरेनियम भारत को देगा 2027 से 35 तक के बीच में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। भारत और कनाडा के बीच दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है, जिसमें कनाडा की प्रमुख कंपनी कौन है केमिको, जो 2027 से 35 के बीच भारत में लगभग 10,000 टन यूरेनियम भेजेगा, आपूर्ति करेगा। जिससे समझौता भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम, पावर प्रोग्राम और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के मजबूत करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10,000 टन भेजेगा कनाडा यूरेनियम। अगला कंसेप्ट देखते हैं। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम हाल ही में किस शहर में लॉन्च की गई, जिसे लाइवलीहुड सॉवरेन एआई मॉडल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, यानी वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड स्किल सेंसस सक्षम रिसेंटली लॉन्च कंसिडर्ड अ हिस्टोरिक स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग ए लाइवलीहुड सॉवरेन एआई मॉडल। तो ऑप्शन 1 में नई दिल्ली, ऑप्शन बी में बेंगलुरु, ऑप्शन सी में मुंबई, ऑप्शन डी में हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम हाल ही में मुंबई शहर में लॉन्च की गई, जिससे लाइवलीहुड सॉवरेन एआई मॉडल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। सक्षम जो मुंबई के लॉन्च किया गया है, भारत की पहली एआई पावर्ड स्किल सेंसस है, जिसका उद्देश्य युवाओं को कौशल मानचित्र करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार अवसरों में जोड़ना है। जो भारत की पहली एआई पावर्ड स्किल सेंसस सक्षम को मुंबई में लॉन्च किया गया है। इस पहल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके देश को कार्यबल यानी स्किल्स आकलन करना और उसे मैपिंग करना है। इसका उद्देश्य क्या है तो कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगारों के अवसर को बीच खाई को कम करना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंबई। तो इसका उद्देश्य यही है कि कौशल विकास में कार्यक्रम में और रोजगार के अवसरों के बीच में खाई को कम करना है। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं।
द सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन यानी CWC रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 70th फाउंडेशन डे ऑन दिस occasion. The government retired its target to reduce India's logistic cost to what percentage by 2030। तो भारत के केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने हाल ही में अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर सरकार ने 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक लागत को घटाकर कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन 1 में है 5%, ऑप्शन बी में है 8%, ऑप्शन सी में है 10%, ऑप्शन डी में है 12%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10% इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत के केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने हाल ही में अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है। जो इस अवसर पर सरकार ने 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाकर कितने प्रतिशत तक लाने के लक्ष्य दोहराया है। तो 10% तक लाने का लक्ष्य दोहराया है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन यानी CWC ने भारत के प्रमुख सरकारी भंडारण संस्था है, जिसके हाल में अपना एक कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 17वां यानी 70 स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा है कि सरकार 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक लागत को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखती है और यह पहले देश की सप्लाई चेन को अधिक कुशल और सस्ती बनाने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10% कम करेगी, जो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। दी हिस्टोरिक हट्टी रिसाला प्रोसेसन विच रिसेंटली completed 138 years during the धूलिवंदन इज़ अ कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ विच सिटी इन महाराष्ट्र। यानी हाल ही में जो समाचार में देखा गया कि ऐतिहासिक हट्टी रिसाला जुलूस जिसने धूलिवंदन के दौरान 138 वर्ष पूरे किए हैं, महाराष्ट्र के किस सांस्कृतिक परंपरा है, किस जिला का। तो ऑप्शन 1 में नासिक, ऑप्शन बी में है औरंगाबाद, ऑप्शन सी में है जालना, ऑप्शन डी में है कोल्हापुर। तो हट्टी रिसाला जुलूस जिसने धूलिवंदन के दौरान 138 वर्ष पूरे किए हैं, महाराष्ट्र के किस शहर में सांस्कृतिक परंपरा मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जलना। इसका जलना ऑप्शन जालना में आयोजित किया जाता है, महाराष्ट्र के जालना में आयोजित किया जाता है। यह कौन सा वर्ष पूरा हुआ है। तो 138वां वर्ष पूरा हुआ है हट्टी रिसाला जुलूस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। यह एक ऐतिहासिक हट्टी रिसाला जुलूस महाराष्ट्र के जलना शहर की एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। यह जुलूस धूलिवंदन रंग पंचमी के अवसर पर निकाला जाता है। परंपरा की शुरुआत लगभग 138 वर्ष पहले हुई थी। यह जुलूस सजा धजा कर हाथी शामिल होता है, जिसमें शहर की सांस्कृतिक विरासत और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। इस आयोजन का विभिन्न धार्मिक और समुदायों के लोग मिलकर इसमें भाग लेते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जालना जो महाराष्ट्र में स्थित है, आयोजित किया गया है जालना में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत MWFGP इनिशिएटिव। आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत यानी MWFGP पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन 1 में महिला एवं विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी में है, बी में है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी में है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। जो आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, यानी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत की पहल की शुरुआत है, जो इस 5 मार्च 2025 को इंटरनेशनल वुमेंस डे के समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य क्या है। तो जिले में कम से कम एक महिला को अनुकूल ग्राम पंचायत को विकसित करना है। इससे महिलाओं को क्या होगी, सुरक्षा, भागीदारी और नेतृत्व और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं।
अगला कंसेप्ट है कि हाल ही में समाचारों में रहा वन तारा क्या है। तो वन तारा क्या है, तो ऑप्शन ए में एक नया सौर मिशन है, या ऑप्शन बी में है वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास पहल, ऑप्शन सी है सरकारी स्वास्थ्य योजना, ऑप्शन डी में आदिवासी शिक्षा परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण एवं पुनर्वास पहल इसका आंसर हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव इसका आंसर हो जाएगा। जो समाचारों में रहा वन तारा क्या है, तो वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास पहल है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। वन तारा गुजरात के जामनगर में स्थित है जो रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा स्थापित किया गया है, जो लगभग 3000 एकड़ में वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। वन तारा गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा स्थापित किया गया, जो 3000 एकड़ का वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास का केंद्र है, जो लगभग डबल टाइपिंग हो गया टीम के द्वारा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास पहल। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा होला मोहल्ला किस धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित पर्व है। तो हाल ही में जो चर्चा में रहा होला मोहल्ला धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा किस संबंधित पर्व है, किस धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है पर्व। तो द रिसेंटली डिस्कस्ड होला मोहल्ला फेस्टिवल बिलोंग टू विच रिलीजन्स या कल्चरल ट्रेडिशंस। तो ऑप्शन एक में बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी में है जैन धर्म, ऑप्शन सी में सिख परंपरा, ऑप्शन डी में वैष्णव परंपरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिख परंपरा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिख परंपरा इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में होला मोहल्ला सिख परंपरा से संबंधित सांस्कृतिक परंपरा है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो ऑप्शन यह पर्व आमतौर पर होली के अगले दिन मनाया जाता है और इसमें मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, कीर्तन, नगर कीर्तन और लंगर आयोजित किया जाता है, और गतका भी इसमें आयोजित किया जाता है। हजारों श्रद्धालु इसमें पर्यटक इसमें शामिल होते हैं, जिसमें गतका, घुड़सवारी, नगर कीर्तन और लंगर जैसे कार्यक्रम शामिल होते हैं। इस शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की वीरता और युद्ध कौशल को दिखाने के लिए की थी। किसने शुरू की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिख परंपरा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना सेंसस 2027 के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है। तो फॉर इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस 2027 विच 2 mascots have been recently unveiled by the यूनियन गवर्नमेंट। तो ऑप्शन एक में विजय और शक्ति, ऑप्शन बी में है प्रगति और विकास, ऑप्शन सी में है भारत और सिद्धि, ऑप्शन डी में डिजिटल और शक्ति। तो भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रगति और विकास इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रगति और विकास के 2 शुभंकरों का अनावरण किया, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2027 के लिए 4 डिजिटल टूल्स 2 शुभंकरों का अनावरण किया है, जो इसमें से उद्देश्य क्या है, तो जनगणना से जुड़ी जानकारी लोगों को सरल तरीके से पहुंचाना है। सेंसस 2027 तक भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प भी होगा, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रगति और विकास इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गुलिस्तान पैलेस, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस देश में स्थित है। यानी गुलिस्तान पैलेस जो विश्व में प्रसिद्ध है, यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल है, जो किस देश में स्थित है। द रिसेंटली डिस्कस्ड गुलिस्तान पैलेस अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ऑप्शन एक में इराक, ऑप्शन बी में ईरान, ऑप्शन सी में तुर्की, ऑप्शन डी में मिस्र। तो गुलिस्तान पैलेस कहाँ पे है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईरान इसका आंसर हो जाएगा, ईरान में स्थित है। जो हाल ही में चर्चा में रहा गुलिस्तान पैलेस कहाँ पे है, तो ईरान में स्थित है। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं।
गुलिस्तान पैलेस ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित है। एक ऐतिहासिक महल है जो यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल किया गया है। इसे 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जो कजर डायनेस्टी की कला है, यानी कजर डायनेस्टी की ये कला है, वास्तुकला है और शाही संस्कृति के महत्वपूर्ण उदाहरण है। महल यूरोप और पारसी वास्तुकला का अनोखा मिश्रण इसमें देखने को मिलता है, यानी यूरोपीय वास्तुकला और पारसी वास्तुकला इसमें सांस्कृतिक मिश्रण इसमें देखा जाता है। तो गुलिस्तान पैलेस में जो ईरान की राजधानी तेहरान में है, जो 2013 में इसे धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला कंसेप्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनेस्को प्रस्ताव 2013-25 में जो हाल ही में खबरों में रहा, किससे संबंधित है, यानी यूएनसी रिजोल्यूशन 1325 रिसेंटली न्यूज इन इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ऑप्शन 1 में जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी में है संघर्ष क्षेत्र में महिलाएं, ऑप्शन सी में है साइबर सुरक्षा, ऑप्शन डी में है परमाणु निशस्त्रीकरण। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 जो हाल ही में खबरों में रहा, किससे संबंधित है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संघर्ष क्षेत्रों में महिलाएं, जो वुमेन्स इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, इसका आंसर हो जाएगा संघर्ष क्षेत्रों में महिलाएं, इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र या सुरक्षा परिषद यूएनएससी का प्रस्ताव 1325 जो हाल ही में खबरों में रहा, किससे संबंधित है, तो संघर्ष क्षेत्रों में महिलाएं, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वर्ष 2000 में रेजोल्यूशन 1350 को पारित किया था। यह वुमेन और पीस एंड सिक्योरिटी एजेंडा से संबंधित है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, तो संघर्ष के दौरान महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना है, शांति वार्ता और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है, युद्ध के समय यौन हिंसा को रोकना है और शांति की स्थापना करना है, जिसमें महिलाओं की भूमिका को अहम बढ़ाना माना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संघर्ष क्षेत्रों में महिलाएं, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यानी क्या कह रहा है, 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन 1 में कर्नाटक, ऑप्शन बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो किस राज्य सरकार ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड बैन ऑफ सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन बिलोंग 13 ईयर्स ऑफ एज। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा राज्य है, तो बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अब बंद कर दिया जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, जो 90 दिनों के बाद यह जो आंध्र प्रदेश में यह लागू हो जाएगा कानून। अगला कंसेप्ट देखते हैं। एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश में 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाया गया, जिसमें यह घोषणा 6 मार्च 2026 को राज्य विधानसभा में की गई। यह सरकार ने कहा है कि नियम अगले 90 दिनों के भीतर लागू करने का लक्ष्य है और कर्नाटक में इसे 16 वर्ष से कम के लिए घोषणा किया गया है, यानी कर्नाटक में 16 वर्ष से कम के लिए घोषणा किया गया है। और ऑप्शन आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश बी इसका आंसर हो जाएगा, जो 90 दिनों के भीतर इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ऑप्शन 1 में 5 मार्च, ऑप्शन बी में 6 मार्च, ऑप्शन सी में 7 मार्च, ऑप्शन डी में 8 मार्च। तो ऑन विच डेट इज जन औषधि दिवस रिसेंटली इन द न्यूज सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 6 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 7 मार्च, इसका आंसर हो जाएगा 7 मार्च हो जाएगा इसका आंसर। जो जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 7 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। जो जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है, यह दिवस प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के उपलक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए और सस्ते जेनेरिक दवाओं के उपयोग के लिए प्रति जागरूकता फैलाने के लिए
मनाया जाता है। इस योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्रों पर खोले गए हैं, जहां से कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों को उपलब्ध कराई जाती है। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 मार्च इसका आंसर हो जाएगा। जो जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि सेशन कैसा लगा। और तब तक के लिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।